भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस वो उन्हीं में से एक थे। एक देशभक्त, एक विद्रोही, और सच कहें तो कई लोगों के लिए आज भी एक पहेली हैं। तो चलिए आज उनकी इसी असाधारण और हाँ विवादों से भरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सोचिए 1944 में ये नारा जब गूंजा होगा तो क्या माहौल रहा होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा संकल्प था, एक ऐसा इरादा जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही मोड़ दी थी। तो बोस की कहानी को समझने के लिए हम उनके सफर को कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो कैसे एक असाधारण देशभक्त बने। फिर देखेंगे कि एक पढ़ा लिखा विद्वान एक विद्रोही कैसे बन गया। इसके बाद कांग्रेस के अंदर उनके टकराव की कहानी और फिर उनका वो विवादास्पद फैसला धुरी राष्ट्रों से हाथ मिलाने का। हम उनके आखिरी दिनों और उससे जुड़े रहस्य पर भी बात करेंगे। और सबसे अंत में हम इस सवाल से जूझेंगे कि उनकी विरासत क्या है, एक नायक की या एक विवादास्पद हस्ती की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं, जहां से उनके एक असाधारण देशभक्त बनने की नींव पड़ी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक काफी अमीर और ऊंचे तबके के परिवार में हुआ था। अब देखिए उनका बचपन ना एक तरह से दो अलग अलग दुनियाओं का संगम था। मतलब एक तरफ तो घर था जहां पूरी तरह से बंगाली संस्कृति और हिंदू परंपराएं थी, और दूसरी तरफ थी उनकी पढ़ाई लिखाई जो पूरी तरह से ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित थी। इसी ने उनके शुरुआती विचारों को शक्ल दिया। अब आते हैं उनके जीवन के उस मोड़ पर जहां एक होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट एक विद्रोही बन जाता है। और ये उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा उनके एकेडमिक सफर को देखिए। 1918 में फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स से ग्रेजुएशन, फिर 1920 में उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस में चौथी रैंक हासिल करना। मतलब एक शानदार करियर सामने था। लेकिन ठीक एक साल बाद 1921 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, आईसीएस से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रवाद का रास्ता चुन लिया। सोचिए उस दौर में ये कितना बड़ा और असाधारण फैसला रहा हो। तो अब कहानी आगे बढ़ती है कांग्रेस की तरफ। आईसीएस छोड़ने के बाद बोस का कांग्रेस में कद बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन यहीं से शुरू हुआ टकराव का दौर। बहुत जल्द ही उनके विचार पार्टी के बड़े नेताओं और खासकर महात्मा गांधी के विचारों से अलग होने लगे। अच्छा, इस टकराव को समझने के लिए ना पूर्ण स्वराज का मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसका मतलब था अंग्रेजों से पूरी टोटल इंडिपेंडेंस, बिना किसी शर्त के। लक्ष्य तो कांग्रेस में सबका यही था, पर इस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए, असली मतभेद इसी बात पर था। और ये मतभेद कोई मामूली नहीं थे, बहुत गहरे थे। एक तरफ थे गांधी जी जो कहते थे कि रास्ता सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का होगा। दूसरी तरफ थे बोस जिनका मानना था कि अगर जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता गांव तक पहुंचे, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो। वहीं बोस एक मजबूत समाजवादी और कुछ हद तक सत्तावादी राज्य के पक्ष में थे। बोस को आजादी फौरन चाहिए थी, बिना किसी समझौते के, जबकि गांधी जी धीरे धीरे बातचीत के जरिए सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में थे। तो जाहिर है जब सोच इतनी अलग हो तो टकराव तो होना ही था। और इस वैचारिक लड़ाई का क्लाइमैक्स आया 1939 में। बोस ने गांधी जी के चुने हुए उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। लेकिन पार्टी के अंदर विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। इसी के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और हाँ, इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी सोच ने उनके अगले कदम की जमीन तैयार की। बस इसी सोच के साथ बोस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, भारत से बाहर जाके अंग्रेजों के दुश्मनों से मदद मांगने का। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा विवादास्पद चैप्टर, धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर्स के साथ गठबंधन। ये वही एक्सिस पावर्स थे, नाजी जर्मनी, जापान, इटली, जो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। और उनका ये सफर सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा था। सोचिए जनवरी 1941 में कलकत्ता में अपने ही घर में नजरबंदी से फरार हो जाना, फिर भेष बदलकर अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते नाजी जर्मनी पहुंचना, वहां जाकर भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीजन बनाना, और फिर
1943 में जर्मन और जापानी पनडुब्बियों में हजारों मील का खतरनाक सफर करके दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचना, ये किसी के दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय कहानी है। दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर बोस ने आजाद हिंद की एक अस्थायी सरकार का ऐलान कर दिया और उनकी इस सरकार को उस वक्त 9 देशों ने मान्यता भी दी। ये सभी देश एक्सिस पावर्स या उनके सहयोगी थे, जिनमें इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी और फाशीवादी इटली जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की और उस रहस्य की जो आज तक कई लोगों के जहन में जिंदा है। साल था 1944। बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए जापानीज फौज के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत पर हमला कर देती है। और तो और मणिपुर के मोइरांग में कुछ समय के लिए भारत का झंडा भी फहराया जाता है। हालांकि ये मिलिट्री कैंपेन आखिर में नाकाम रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत को एक साफ संदेश दे दिया था कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं होगा। और फिर आती है वो तारीख, 18 अगस्त 1945। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक ताइवान में उनका जापानी विमान टेक ऑफ के वक्त क्रैश हो गया। इस हादसे में वो बहुत बुरी तरह जल गए थे और कुछ ही घंटों बाद सिर्फ 48 साल की उम्र में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक हादसा था या कोई साजिश? सरकारी जांचों ने तो बार बार यही कहा कि ये एक विमान दुर्घटना थी, पर उनके लाखों समर्थक, खास तौर पर बंगाल में, इस बात को कभी नहीं मान पाए। और सच तो ये है कि ये रहस्य आज भी कई लोगों के मन में जिंदा है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस की विरासत क्या है? उन्हें एक नायक के तौर पर देखा जाए या एक विवादास्पद शख्सियत के तौर पर? देखिए, भारत में आज उन्हें जो सम्मान मिलता है वो जबरदस्त है। लोग उन्हें नेताजी कहते हैं, यानी सम्माननीय नेता। कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके नाम पर है। उनके जन्मदिन 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2022 में तो इंडिया गेट पर उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई। और एक बात और, उनकी मौत के बाद जब आईएनए के सैनिकों पर मुकदमे चले तो उसने पूरे देश में आज़ादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया था। तो कुल मिलाकर उनकी विरासत 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो एक महान नायक हैं जिसने अकेले दम पर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, उसे हिलाकर रख दिया। और दूसरी तरफ वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी आज भी आलोचना होती है उनके कुछ सत्तावादी विचारों के लिए और फासीवादी ताकतों से हाथ मिलाने के फैसले के लिए। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी देश की आज़ादी हासिल करने का मकसद इतना बड़ा हो सकता है कि वो किसी भी तरह के गठबंधन को सही ठहरा दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में हमेशा ढूंढा जाता रहेगा।